हाँ बच्चों, क्लास 10th में हमने आपको फर्स्ट लेसन में बहुत सारा अध्ययन दिया था और हमें याद है हमने आपको दर्पणों के उपयोग बता दिया था। अवतल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं, उत्तल दर्पण के उपयोग क्या होता है। इसके बाद आपको आगे हम बताने जा रहे हैं अपवर्तनांक क्या होता है। आपको हम आगे बताने जा रहे हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और सुन लो, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। इसका हमने नोट बना के आपको शायद भेज दिए हैं। तो अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो आपके नोट में स्पष्ट हमने लिखा है कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को बच्चों प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। माध्यम दोनों पारदर्शी होने चाहिए। जैसे हवा से प्रकाश की किरण पानी में प्रवेश कर रही है तो दोनों का जो डिवाइड होने वाला सरफेस है, जो तल है, वहाँ पर आप अगर एक अभिलंब खींच दें तो अभिलंब के साथ जो हवा में आपतन कोण बनेगा, नीचे पानी में जो अपवर्तन कोण बनेगा, दोनों में चेंजिंग हो जाएगी, दोनों बदल जाएंगे। इस तरह से आपतित किरण और अपवर्तित किरण दोनों एक सीध में नहीं होगी, उनके मार्ग में विचलन हो जाएगा और रास्ता उनकी बदल जाएगी। तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ये अपवर्तन होता क्यों है ये भी जान लो। प्रकाश की चाल बच्चों अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है और सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। तो जो माध्यम जितना ही सघन होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होगी। इस तरह से अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, और अगर विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। इस तरह से उसके मार्ग में परिवर्तन आएगा और चाल भी चेंज हो जाएगी। अगर विरल से सघन में जाता है तो विरल में चाल ज़्यादा होगी प्रकाश की चाल, और सघन में उसकी चाल कम होगी। तो ये रहा अपवर्तन होने का कारण, दोनों माध्यमों की सघनता में अंतर। इसके बाद अपवर्तन के दो नियम हैं, जैसे परावर्तन के नियम थे, वो दोनों नियम फर्स्ट लाई है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रथम नियम है। सेकंड नियम है कि किन्हीं दो माध्यमों तथा निश्चित रंग के प्रकाश के लिए, किन्हीं दो माध्यमों तथा किसी निश्चित रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यह है दूसरा नियम। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का भी नियम कहते हैं। आगे आपको अपवर्तनांक बताना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात को, किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक भी दो प्रकार का होता है, एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक और एक होता है, दूसरा होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाता है तो इस स्थिति में प्राप्त अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। सेकेंड, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, यदि प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी माध्यम में होता है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ये हुआ आपका अपवर्तनांक, सापेक्ष और निरपेक्ष। इसके बाद आपको हमने भेजा था प्रकाश की उत्क्रमणीयता। अगर माध्यम दो हैं, पहले माध्यम में जो आपकी आपतित किरण है और दूसरे माध्यम में अपवर्तित किरण है,
तो अगर दूसरे माध्यम वाले अपवर्तित किरण को आपतित बना दें तो वो पहले वाले माध्यम की आपतित किरण की जगह अपवर्तित बन जाएगी। यही होता है प्रकाश की उत्क्रमणीयता। इसके बाद बच्चों आपकी बुक में वैसे है नहीं, हमने विद्या वाली बुक से उसको सेलेक्ट किया है। क्रांतिक कोण आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, पीछे विद्या में भी है, काका वाली बुक में भी है, तो अध्ययन के लिए लिख दिया हूँ, आप उसको तैयार कर लेना। क्रांतिक कोण क्या होता है उसे आप जानें। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। रियल सी बात है, अगर सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो इस प्रकार अगर कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। इस स्थिति में अपवर्तन कोण का मान अगर हम बढ़ाते चले जाएं, आपतन कोण का अगर हम मान बढ़ाते चले जाएं तो अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए वही आपतन कोण आपका क्रांतिक कोण बन जाता है। यानी आपको परिभाषा स्वरूप आप कह सकते हैं कि वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल सी, और बाई फिगर मैंने वहाँ पर आपको भेज दिया है। इसके बाद है क्रांतिक कोण तथा माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध। एक फार्मूला बनता है यहाँ पर। अगर किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही तो उसे संकेत रूप में हम लिखते हैं DNR। डी मीन्स होता है डेंसर, डेंसर मीन्स होता है सघन, और आर मीन्स होता है रेरर, विरल। तो DNR बराबर होगा आपका साइन आई बटे साइन आर, और साइन आई जो होगा वह क्रांतिक कोण बनेगा C, और साइन आर जो होगा वो अपवर्तन कोण है वो बनेगा 90। तो आपको DNR बराबर मिला साइन C बटा साइन 90, और आप जानते हैं साइन 90 का मान होता है 1। साइन 90 मैथ में आप पढ़े होंगे, साइन 90 का मान होता है 1। इस तरह से आपको DNR बराबर मिलेगा साइन C बटा 1 यानी साइन C। DNR बराबर मिला साइन C। अगर इसको आप उलट दें, DNR की जगह RND लिखें तो जो आपका साइन C आ रहा है वह 1 बटे साइन C हो जाएगा, और जब 1 बटे साइन C होगा तो उसे आप कॉसेक C लिख सकते हैं। इस प्रकार आपका सूत्र मिल जाएगा RND बराबर कॉसेक C। पुनः हमने एक हेडिंग और दिया है, वो भी आपकी बुक में नहीं है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं आपके जीवन में व्यवहारिक जगत में बहुत सारी मिलती हैं, इसीलिए हमने लिख दिया है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है उसको आप समझ लें। जैसे हमने आपको बताया कि सघन माध्यम से आप विरल माध्यम में प्रकाश की किरण भेज रहे हैं तो सघन माध्यम में जो कोण होगा उससे अधिक आपका विरल माध्यम में कोण बनेगा, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर होती जाएगी। अच्छा, अगर हम सघन माध्यम के कोण को बढ़ाते चल जाएं तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो विरल माध्यम में जाएगी ही नहीं, सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाएगी। यही होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब सघन माध्यम से जाने वाली प्रकाश की किरण सघन माध्यम में ही अपवर्तित हो जाए तो इस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आप देखते हैं जहाँ से परावर्तन होता है जिस बिंदु पर, वहाँ पर काफ़ी चमक उत्पन्न हो जाती है। जैसे कभी कभी आपको दिखाई दिया होगा, जैसे डॉक्टर के पास जाते होंगे तो उसके पास जो पेपर वेट होता है शीशे का, ग्लास का, तो उसमें देखते होंगे बुलबुला टाइप होता है और उस काफ़ी चमकता है। तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है बच्चों, क्योंकि वहाँ पर वायु होती है, कांच के अंदर वहाँ पे वायु होती है, वो विरल माध्यम का काम करती है और कांच जो है सघन माध्यम का काम करता है। और जब प्रकाश की किरण जाती है कांच से होते हुए उस वायु पर, तो वायु से फिर उसका अपवर्तन होता है और उस स्थान पर बहुत चमक उत्पन्न हो जाती है।
ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे परखनली है, परखनली में पानी नहीं, सूखी परखनली आप जल में डुबा दें तो ऊपर से आप देखेंगे तो वो जहाँ पर वो जल में डूबी हुई है वहाँ पर वो काफ़ी चमकेगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हमने आपको इस लेसन में लेंस पढ़ाया था। लेंस क्या होता है? लेंस की डिफिनीशन आपको अगर बता दें, पारदर्शक तथा समांग माध्यम का वह भाग जो दो वक्रपृष्ठों या एक वक्रपृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा हो, लेंस कहलाता है। अब का ये माध्यम जो होगा पारदर्शक रहेगा और समांग रहेगा, और उसके दोनों साइड वक्रपृष्ठ हो सकते हैं, या एक साइड वक्रपृष्ठ और एक साइड समतल पृष्ठ हो सकता है। ये है लेंस। और लेंस जनरली मुख्यतया दो प्रकार के हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। वैसे 4 प्रकार के हैं, अगले साल के हम नोटबुक में लिखाए हैं, लेकिन बहुत आवश्यक नहीं है, आपको हम 2 बता रहे हैं। एक है उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस। उत्तल लेंस मीन्स कॉन्वेक्स लेंस, या इसी को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस। तो इसकी पहचान क्या होती है? ये लेंस जो उत्तल लेंस है ये बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। दूसरा है अवतल लेंस या अपसारी लेंस, ये बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। अच्छा, दोनों लेंसों की थोड़ी सी क्वालिटी अलग है और उनके गुण भी अलग हैं। उत्तल लेंस जो होगा मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, एक बिंदु पर एकत्रित करता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। और अवतल लेंस क्या होता है? ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इस गुण के कारण इसे अपसारी लेंस कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। इसके बाद बच्चों गोली लेंसों से संबंधित परिभाषाएं, जैसे आपको हम उसमें दर्पण में बताए हैं कुछ परिभाषा, जैसे मुख्य से बताए हैं, वक्रता केंद्र बताए हैं, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी सारी चीज़ वहाँ पे है। सेम वही चीज़ यहाँ पर है। वहाँ पर क्या होता है, दर्पण में एक साइड पॉलिश की जाती है, एक साइड परावर्तक होता है, लेकिन लेंस में क्या होता है, एक ठोस शीशे का बना होता है। इसमें दोनों साइड जो होते हैं या तो वक्र होंगे, या एक साइड वक्र और एक साइड समतल होगा। तो ये ठोस होता है, सघन माध्यम का काम करता है, इसके आर पार किरण निकल जाती हैं। लेंस से अपवर्तन होता है और दर्पण से परावर्तन होता है, बस इतना सा इसमें डिफरेंस है। तो ये लेंस जो होते हैं इसमें पहला चीज़, अब जैसे आपको पूछा जाए प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, तो प्रकाशिक केंद्र के बारे में आपको अगर डिफिनीशन देना है तो लेंस के भीतर लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, वह लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। बिल्कुल मध्य में पड़ता है। उस रास्ते अगर प्रकाश की किरण भेजेंगे तो उस किरण के रास्ते में कोई विचलन नहीं होगा। और दूसरा है, जैसे इसमें आपसे पूछ दे मुख्य अक्ष क्या होता है, तो आपको हमने बताया कि लेंस जो होता है दोनों साइड वक्र हो सकता है, या एक साइड वक्र और एक साइड समतल हो सकता है। तो इसमें जनरली आपको जो उत्तल लेंस और अवतल लेंस बताए गए हैं, ये दोनों तल इनके वक्र हैं। उत्तल लेंस का दोनों तल उभरा हुआ है वक्र, और उत्तल लेंस का दोनों तल धंसा हुआ है वक्र रूप में। तो जो वक्र बना है उसको अगर पूरा पूरा सर्किल बना दिया जाए तो उसका कहीं न कहीं एक केंद्र बन जाएगा, और दोनों तल का एक एक केंद्र बनेगा। तो जो केंद्र बनेगा उसको हम वक्रता केंद्र कहेंगे। तो अब 2 केंद्र बनेंगे, तो दोनों केंद्र से होकर जाने वाली जो सीधी रेखा होगी उसी को बच्चों कहते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपको परिभाषा रूप में दिया जा सकता है कि लेंस के दोनों गोली पृष्ठों के वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली सरल रेखा को लेंस की मुख्य अक्ष कहते हैं।
ये परिभाषा हुई आपकी मुख्य अक्ष की, प्रकाशिक केंद्र बता दिया। इसी तरह से आपके हैं उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, दर्पण में आपके पास एक ही फोकस हुआ करता था, लेकिन यहाँ लेंस में दो फोकस बिंदु होंगे, एक बाईं साइड और एक दाईं साइड। तो जैसे लेंस, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस आपका है, ये प्रथम फोकस बाईं साइड पड़ेगा। इसकी परिभाषा अगर है, इस बाईं साइड जो प्रथम फोकस है, वहाँ से अगर किरणें भेजें लेंस के पास, तमाम किरणें भेजें, तो ये लेंस से अपवर्तन के बाद समांतर होकर निकलेंगी। लेंस से अपवर्तन के बाद समांतर होकर निकलेंगी, और अगर समांतर भेजेंगे तो दूसरी तरफ जाके एक फोकस पर केंद्रित होगी। तो इस तरह से अगर प्रथम फोकस की परिभाषा कही जाए, तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, वह बिंदु लेंस का, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। तो ये हुई आपकी प्रथम फोकस उत्तल लेंस की। अगर इसी प्रकार द्वितीय फोकस कहेंगे तो आप कह सकते हैं कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर केंद्रित होती है, उस बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। तो बच्चों, प्रथम फोकस बाएं साइड आएगा लेंस के, और द्वितीय फोकस दाहिने साइड आएगा। इसी तरह से और सारी परिभाषाएं हैं जो आपके दर्पण में आ चुकी हैं। तो यहाँ तक हमने आपको उत्तल लेंस के प्रथम फोकस तक स्पीच और अध्ययन दे दिया, और इसकी नोटबुक भी दे दे रहे हैं, आज भेज दिया, और आप इसको लिख लेना। और छुट्टी के लिए आपको हम यही सजेशन दे रहे हैं कि आप लोग छुट्टी में जितना कुछ इधर नोटबुक्स हमने भेजे हैं, उसको एक बार लिख जाना रफ पर, और लिखने के बाद बढ़िया से पढ़ लेना, तैयार कर लेना, याद कर लेना। धन्यवाद। पुनः मिलेंगे विद्यालय खुलने पर।